हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। आज बहुत दिन के बाद पढ़ाई की बात होने वाली है और उसमें भी हम स्टैंडर्ड 11th की बात करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चनर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ये 5th लेक्चर है और ये आज का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है इस चैप्टर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेक्चर खत्म हुआ तो आपका पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज हम करेक्ट जो क्वेश्चनर है उसकी जो स्पेसिमेन है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी डेटा देखेंगे, फिर उसको यूज करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस है वो देखेंगे। इन शॉर्ट पूरा चैप्टर आज खत्म करने वाले हैं। सो बने रहिए और स्टार्ट करते ये है। यस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। बीच में से देखोगे, स्किप करके देखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, कमेंट में आपको ज़्यादा पूछना पड़ेगा। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में भी जल्दी आएगा। और फिर अगर जो कोई क्वेश्चन निकलेगा ना वो लॉजिकल क्वेश्चन होगा, कोई ऐसा ही फालतू क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो समझ में आया? सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हो अभी हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, स्पेसिमेन ऑफ क्वेश्चनर। ये ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चनर बना सकते हैं और कैसे हमें क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चन को सेट करना है। ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिमेन दिया गया है। बहुत कम चांसेस है एग्जाम में पूछने के, बट फिर भी सिलेबस के अंदर है तो एक बार समझ लेते हैं, इन फ्यूचर कभी काम में आ जाएगा। नाउ अब ये पूरा रीड करो तो है क्या, फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस ऑफ द स्टडी हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट के जो स्टूडेंट है जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी हैबिट क्या है, इसके रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चनर है। तो देखो क्वेश्चनर के अंदर कुछ क्वेश्चंस उन लोगों ने दिए गए। देखो जब हमने देखा था ना कि जो हमारा आइडियल क्वेश्चनर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, 20 to 25 क्वेश्चन होने चाहिए, सीक्वेंस में क्वेश्चन होने चाहिए। ये सारी चीजें एक बार रिकैप कर लेना। यहाँ पे तो ये सारी चीजें कवर नहीं कर रहे होगे, 12 या 15 ही क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, जस्ट आप लोगों को समझाने के दिखाने के लिए। देखो कौन से है, तो फर्स्ट हमारा है नेम। देखो नाम जो है ना उसमें आप ऑप्शन नहीं दे सकते उसको कि भाई मगन, छगन, चमन जो भी है ये सब हम ऑप्शन नहीं दे सकते उसको, क्योंकि नाम तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहां पे हमें ब्लैंक दे देना है। जहां पे हम लोग उसको ऑप्शन दे सकते हैं वहां पे ऑप्शन ही देने का। क्यों? इसका रीजन है उसमें टाइम बचता है। जैसे कि आप पूछ सकते हो अगर कॉमर्स में स्टूडेंट है उसका आप इंक्वायरी करने गए तो कॉमर्स में वो या तो 11th में होगा या तो 12th में होगा, इन दोनों में से ही होगा। सो आपको बोलने का 11th, 12th, आगे अगर कुछ है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा भी आप लोग पूछ सकते हो। इन शॉर्ट ऐसे ऑप्शन दे सकते हो। बट नाम की बात है, एड्रेस की बात है, उस टाइम पे आप ऑप्शन नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे ध्यान रखना है आपको ऑप्शन नहीं, उसको जो नाम लिखा उसके आगे आपको ब्लैंक रखना है। देखो सेकंड में उन लोगों ने ऑप्शन दिया है, जैसे कि आगे बोला आप लोगों को सेक्स में फीमेल एंड मेल दोनों ऑप्शन दे दिया, ये हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक रख सकते हैं, पर क्यों रखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन दे सकते हैं, उसको सिर्फ टिक ही करना है। उसके बाद प्लेस है, ये अभी हम किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले उसका नाम पूछ लिया, पता चला इस बंदे का नाम ये है। देखो नाम में ना बहुत फर्क पड़ता है। जब भी हम किसी बंदे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं एक बार उसका नाम पूछ लिया, और जब भी हम दूसरी बार उसको मिलेंगे और उसको उसके नाम से बुलाएंगे ना उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज याद रखना। इसीलिए तो मैं आपको जब कमेंट में रिप्लाई करता हूँ आपका नाम लिखता हूँ। हाँ, किसी किसी का अलग अलग नाम हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने वहां पे जो आपका जो नाम दिख रहा होगा वही मैं लिखता हूँ, इसीलिए थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाता है। एक ऐसा था कि एक लड़की थी जिसका नाम कुछ और था तो मैं उस नाम से उसको बोल रहा था, पर उसने बोला कि सर मेरा नाम ये है। तो ये कभी कभी हो जाता है। नाउ उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है विलेज या सिटी, उसमें भी हम ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। और हाँ ये भी है, अगर आप अहमदाबाद में ही सर्वे कर रहे हो तो अहमदाबाद में आपको विलेज सिटी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता ही है विलेज, हाँ उसका एरिया लिखने की जरूरत हो सकती है कि कौन सा एरिया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो, उसमें भी ऑप्शन नहीं देना है क्योंकि बहुत सारे ओडाउ, निकोल, नरोडा, सैटेलाइट, मणिनगर, ये कितने सारे एरिया, तो ये हम लिखेंगे नहीं, हम ब्लैंक रख देंगे। डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन है, वहां पे ब्लैंक रख दो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। स्कूल के सामने भी हमारे पास ब्लैंक है, और वहां पे स्कूल का नाम लिख सकते हो, पर यहाँ पे कुछ और तरीके से देके रखा है। यहाँ पे देखो क्या है, दो चीज है, एक है नॉन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट और दूसरा है टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट। दैट मीन्स आप ग्रांटेड स्कूल में पढ़ रहे हो या नॉन ग्रांटेड स्कूल में, मतलब प्राइवेट बोल सकते हो, सेल्फ फाइनेंस बोल सकते हो, इस स्कूल में पढ़ रहे हो। इससे क्या उन लोगों को पता चलेगा। देखो ये डेटा किसी का भी हो, ट्यूशन क्लास वाला जब डेटा कलेक्ट करेगा तो उसको तो क्या होगा, माइंड में फीस 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 फीस,
उसको तो फीस सेट करनी है ना। अगर ग्रांटेड वाला बंदा जो है वो वहां पे तभी जाता होगा जब उसके मतलब कैपेसिटी नहीं होगी, ये चीज हो सकती है। सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट जो स्कूल है उसमें जो पढ़ रहा है बंदा, उसकी थोड़ी बहुत कैपेसिटी अच्छी होगी, उसमें भी बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी तो बहुत अच्छी कैपेसिटी होगी, ये चीज उसकी है, हमें नहीं देखना है। नाउ उसके बाद देखो यहाँ पे स्ट्रीम की बात की, क्योंकि ऊपर सिर्फ 12th स्टैंडर्ड बोला तो 12th स्टैंडर्ड में आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, या तो फिर कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हो तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम है, या तो फिर कुछ भी है, या लिख दो, टिक कर दो। स्कूल का टाइम क्या रहता है आपका, मॉर्निंग से लेके नून तक का, या तो फिर नून से इवनिंग तक का, वॉट एवर जो कुछ भी टाइम है वो दिखा दो कि भाई हमारा टाइम ये रहता है। उसके बाद है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क, बराबर, आप अपने स्कूल होमवर्क में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप तो रैली आधा घंटा स्पेंड कर रहे होगे, शायद इतना भी ना कर रहे हो। 9 नंबर जो है वो एवरेज टाइम स्पेंड डेली फॉर रीडिंग एंड प्रिपरेशन, सर आप 0, कुछ नहीं करते हम, ऐसा नहीं है, कोई कोई पढ़ता भी है बट पढ़ा करो। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा वॉटेवर जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो। इसलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि कोई बंदा ऐसा बोल सकता है मैं 15 मिनट रीड करो, तो 15 मिनट कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा लिखेंगे, और अगर वो 1 घंटा पूरा नहीं रीड करता है और 1 घंटे में टिक कर दिया तो इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी ना, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया। और उसके बाद देखो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, अब पढ़ने के बाद या तो फिर जब भी आप फ्रेश होना चाहते हो, आप मूड फ्री करना चाहते हो, तो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते हो, स्पॉट यूज करते हो, या तो फिर फिल्म या टीवी यूज करते हो, म्यूजिक यूज करते हो, या तो फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये तो जरूर नहीं कर रहे होगे आप लोग। तो ज्यादातर लोग तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए मोबाइल का, क्योंकि यही करते हैं हम ज्यादातर। तो स्पोर्ट बाहर खेलना जाना तो बंद कर दिया आप बहुत टाइम से, जब से आपके पास मोबाइल आ गया। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा वो तो कभी कभार जाता भी होगा। म्यूजिक, फिल्म, टीवी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी क्या हो सकती है, आपका आंसर हो सकता है, तो आंसर दे दो। उसके बाद है हमारे पास हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट, आपको पूरा दिन लगता होगा एंटरटेनमेंट में, आप कितना टाइम बिगाड़ते हो, वैसे बिगाड़ना तो नहीं बोल सकते हम, स्पेंड करना बोलना है, बट अगर ज्यादा ही कुछ हद से ज्यादा ही आप उसमें स्पेंड करो तो उसको बिगाड़ना ही बोलते हम। एंड एवरेज आवर ऑफ डेली स्लीपिंग टाइम, तो सर वैसे तो पूरा दिन यही करते हैं, सोने का ही, लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ करते नहीं। और तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्पेसिमेन। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा स्पेसिमेन। ओके, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अब देखो क्वेश्चनर तो बना लिया, अब तक वही बातें हो रही थी। क्वेश्चनर को अब है ना, एक तो हम बाय पोस्ट दे सकते हैं, दूसरा हम एक बंदे को भेज सकते हैं कि भाई तू खुद ही जाके वो फिलअप करवा। वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग प्रोसेस, पहले वो देखते हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अब देखो पोस्ट से क्या होता है, पूरा ये जो पूरा पैराग्राफ है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चनर बाय पोस्ट में क्या होता है, जब आपके पास एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब आप फेस टू फेस या तो फिर किसी बंदे को भेज नहीं सकते, तो आप उस टाइम पे क्या करो, क्वेश्चनर को पोस्ट कर दो। तो उसके लिए नेसेसरी चीज क्या होती है, एक तो अच्छा सा ब्लैंक एनवलप होना चाहिए, उसके अंदर क्वेश्चनर हम फिलअप कर देंगे, और इस एनवलप के ऊपर हम एड्रेस लिखेंगे, बहुत अच्छे से एड्रेस लिखेंगे ताकि वो एड्रेस पे वो क्वेश्चनर पहुंच सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब होता यूं है कि ये तो थोड़ा और भी पुरानी चीज हो गई। अब लेटेस्ट चीज की बात करूं ना मैं, तो पोस्ट की जगह पर ईमेल भी यूज करते हैं, हम मोबाइल भी यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज भी आप यूज कर सकते हो। अब करना क्या रहेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उस बंदे को पहले तो ओपन करके देखने का इंटरेस्ट हो, और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए ताकि उसको आगे के क्वेश्चन रीड करने की मतलब इच्छा हो। दूसरा, जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो वो बहुत ही इजी, वो बंदा खुद समझ जाए वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप तो उसके सामने नहीं होगे कि उसको कोई डाउट हुआ तो उसको एक्सप्लेन कर दो, समझ रहे हो? तो आप अगर सामने नहीं हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप इतना इजी क्वेश्चन सबको भी समझ में आ जाए वैसा क्वेश्चन बनाओ, खत्म हो गई बात। समझ में आया? तो ये कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यही कुछ भाषण इसके अंदर किया गया है, वो आप एक बार देख लेना। उसके कुछ फायदे वगैरह है वो देख लेते हैं, उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस जो कुछ भी बोलना हो बोल लो, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट है, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट।
पहले ही बता दिया कि जब आपका जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब सिर्फ आपको एक अहमदाबाद की बात नहीं कर रहे हम, पूरे गुजरात में सर्च करना है, पूरे इंडिया में रिसर्च करना है, तो ये जब होता है ना तो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ अहमदाबाद की बात करें तो भी थोड़ा टफ हो सकता है। तो ऐसा जब भी है कि आपका एरिया बहुत ही बड़ा है, उस टाइम पे ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए। Second, this method is simple and it provides large amount information with less expense. बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। सो ये भी ध्यान में रखो। And last one is, by this method, investigator can get information from respondent of those areas where it might be difficult to reach personally or by telephonic. जहाँ पे पर्सनली जाना मुश्किल है, जहाँ पे टेलीफोनिक जाना मुश्किल है, मतलब कॉल भी नहीं कर सकते, जैसे कि हम बोल सकते हैं आदिवासी विस्तार है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या तो फिर कोई ऐसा गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहती है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी पॉसिबल नहीं है, टावर वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आपको यही चीज करनी पड़ेगी। पोस्ट तो देखो हर एक गांव में होगा, जहां पे गांव होगा वहां पे पोस्ट ऑफिस होगा होगा एंड होगा ही, ये तो गवर्नमेंट की चीज है, इसीलिए वहां पे ये सबसे इजी रहेगा। नाउ उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डिसएडवांटेजेस में थोड़ा नीचे कर लेते, दिखे सारे के सारे कवर हो जाए, बस 4 ही है। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो कुछ ऐसा है कि व्हेन रिस्पोंडेंट्स are illiteral so non-cooperative this method become useless। जब जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो ही गंवार है, क्या कर सकते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो रीड ही नहीं कर सकता है, तो वो क्या खाक रिप्लाई करेगा, समझ रहे हो। दूसरा वो कोऑपरेटिव नहीं है, उसको देखो मैं पढ़ा लिखा हूं पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए, मुझे आपको रिस्पॉन्स देना ही नहीं है, बाहर में जाओ, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे तो सीधी सी बात है आपके लिए ये मेथड यूजफुल नहीं है। Next, sometimes information provided by the respondent may not be correct or they may return incomplete or blank questionnaire to the investigator। कभी कभी तो इंफॉर्मेशन भी गलत डालते हैं, नाम पूछा गया तो नाम भी गलत डालते हैं, ईमेल आईडी पूछा गया ईमेल आईडी गलत डालते हैं, मोबाइल नंबर पूछा गया मोबाइल नंबर गलत डालते हैं, ये सारी चीजें गलत डालते हैं। और कभी कभी जो पूछा है उसका रिप्लाई भी नहीं देते और खाली की खाली रिटर्न करते हैं। ये रिटर्न करे वो तो अच्छा है, कभी कभी इतने लेजी लोग होते हैं रिटर्न भी नहीं करते, देखो वो पॉइंट भी शायद आएगा यहाँ पे। there may be loss of questionnaires or the delay in the getting information because of the laziness of the respondent। आया ना पॉइंट कि वो रिस्पोंडेंट अगर लेजी होगा तो ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रिटर्न देर से मिले या तो कभी कभी ना भी मिले, तो ये हो सकता है। There is lack of assistance of a person who clarify instructions to give the explanations of the questions that may rise। Hence, there is a possibility of misinterpretation of questions। देखो सामने कोई समझाने वाला बंदा ही नहीं है तो ये चांस है कि वो लोग हमारे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करें और कुछ और समझ बैठे, और इससे क्या होगा, हमें आंसर सही नहीं मिलेगा, कभी कभी आंसर भी ना मिले, तो ये डिसएडवांटेजेस है। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आराम से फिर से पूरा वीडियो देखना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट। और अब तो नया सिस्टम स्टार्ट करने वाले हम, एवरी संडे क्या करेंगे, आपके जो डाउट है उसको एक अलग से वीडियो बना देंगे, सो आपके डाउट भी सॉल्व। नाउ ये था क्वेश्चनर बाय पोस्ट, अब देखने वाले क्वेश्चनर बाय एम्यूनरेटर। चलो अब एन्यूमिनेटर का बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक बंदा हमने हायर किया होता है, उस बंदे को बोलते हैं भाई ये क्वेश्चन है वो लेके आप जाओ और इस बंदे के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ, बस ये सिंपल सा फंड है, उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या था, हम पोस्ट के थ्रू वो क्वेश्चनर उस बंदे तक पहुंचाते थे, अब क्या होने वाला है, हम पोस्ट के थ्रू नहीं पहुंचाएंगे, हम एक बंदे को भेजेंगे, वो बंदा जाएगा। देखो सिंपल फंडा है, जो वहां पे लिमिटेशन थी ना वो यहाँ पे एडवांटेजेस हो गया, उस बंदे को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, वो मिस इंटरप्रेट करता था, अब उस बंदे को हम समझा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो किसी और बंदे को शेयर नहीं की जाएगी, ये सारी चीजें क्या रहेगी, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अब मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ जाता हूँ, बाकी सब भाषण नहीं करना है, एक बार आपको क्या कर लेने का, रीड कर लेने का, और कोई पॉइंट कोई वर्ड भी नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। नाउ एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट है द कंप्लीट करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बाय द प्रॉपर एम्यूनरेटर। क्या बोला कि अगर हमने एक बंदा भेजा है
उसको आगणक भी बोलते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो क्या होता है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सपोज आपने 20 क्वेश्चन पूछे, वो अगर 15 लिख रहा होगा, 5 से छोड़ रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं भाई 5 बाकी है, क्यों रखा उसके, बुरा लग जाएगा, कंप्लीट करो। दूसरा, अगर उसको कोई डाउट हो रहा है तो हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, बेटा रो मत, कुछ नहीं है, ऐसा हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। सेकंड, एम्यूलेटर कैन गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द रिस्पोंडेंट हु आर इलिटरेट और नॉट कोऑपरेटिव। जो बंदा इलिटरल है उसको हम समझा सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर चाहिए, तो वो बोलेगा, हम लिख लेंगे। कोऑपरेटिव बंदा नहीं है तो अब क्या होता है, कभी कभी उसको शर्म आती है, हम सामने जाते हैं ना तो नहीं भी आंसर देना होता है ना तो भी दे देता है, तो ये चीज होती है, इसीलिए ये भी हमें एक फायदा हो सकता है। Third thing is, in this method there is no problem of loss of questionnaire or incomplete answer to the questions। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारी क्वेश्चनर गुम नहीं होगी, हम लेके ही आएंगे रिटर्न। और दूसरा ये है कि जो हमें आंसर, जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलेंगे। हाँ, गलत हो सकते हैं, वो तो पता नहीं, जैसे कि मैं उसको पूछूं सैलरी क्या आपकी, उसकी सैलरी पर ईयर 10 लाख हो और वो बता दे 5 लाख, हम कहाँ उसको चेक करने जाने वाले। सो ये पॉसिबिलिटीज है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमें मिलने वाले आंसर्स वो एक्यूरेट, करेक्ट, परफेक्ट मिलेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रिलायबल, और इससे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो कुछ ज्यादा ही रिलायबल है। तो ये कुछ हो गए हमारे एडवांटेजेस, देख लो एक बार। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, उसमें सबसे पहला है समटाइम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट द एक्सपर्ट एन्यूमरेटर इन सफिशिएंट मैनर। कभी कभी ये चीज भी हो सकती है कि आपके पास सफिशिएंट बंदे नहीं है, मैन पावर सफिशिएंट नहीं है कि जो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एम्यूलेटर्स द रेम्यूनरेशन पेड टू एम्यूलेटर इंक्रीज टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। आपका कॉस्ट बढ़ेगा, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपका मैन पावर बढ़ेगा। यस, मैं 3 पॉइंट भी बना सकता था इसका, इन लोगों ने 1 बनाया। मैं आपको जानता हूं आप एग्जाम में 3 ही बना के आओगे, और मैं पेपर चेकर को भी जानता हूं, वो इसके मार्क्स नहीं काट सकता। आई होप कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, आगे आगे और भी हमारे पास, खत्म नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन एम्यूलेटर फॉर द इंक्वायरी। यह सबसे डिफिकल्ट है, जो अनट्रेन है उसको ट्रेनिंग देनी, फिर उसको वहां पे प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है ना, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे फिर उसको भेजेंगे, तब तक तो हम नहीं भेजेंगे। इससे कभी कभी ये क्या हो जाता है, अगर वो एम्यूलेटर ट्रेन नहीं है ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं आएगी, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उसको इंटरप्रेट अच्छे से नहीं करेंगे। आपने किसी सेल्समैन को देखा है, वो कभी एक्सप्लेन करेगा, आएगा देखना जैसे रट्टा होना वैसे बोल ही जाता है, धड़ा धड़ धड़ा धड़, पर कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ लेना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, पर खुद बंदा ब्रिलियंट होगा ना तो वो अच्छे से आंसर भी देगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ, दिस मेथड बिकम्स अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। जब बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पे पोस्ट वाला यूज होता है, वहां पे ये थोड़ा लिमिटेशन जैसा हो गया। आप जा सकते हो, 1 एरिया कवर सकते हो, 2 कवर कर सकते हो, 3 कवर कर सकते हो, पूरा अहमदाबाद कवरना डिफिकल्ट है, एंड पूरे गुजरात को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो गया। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर डिफिकल्ट जरूर है। फिफ्थ, enumerators have to adjust with the convenient time of the respondent or sometime enumerators have to visit 2 or 3 times of the same respondent। देखो, पहले तो उसका जो टाइम है ना उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट होना पड़ेगा। कभी कभी एक ही रिस्पोंडेंट के पास हमें 2 या 3 बार जाना पड़ता है। आज गए, बोलते आज नहीं कल आना, दूसरे दिन गए, आज नहीं कल आना, तीसरे दिन गए, आज नहीं परसों आना, बोलो, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज हो गई हमारी। उसके बाद नीचे कुछ लिखा है, देख लेते हैं फटाफट। Among 3 methods of collecting primary data discussed earlier, जो पहले हमने डिस्कस कर दी है, there is no definite rule for using particular method. The selection of method of inquiry mainly depends on the following aspect। देखो वहां पे कोई रूल्स नहीं है कि यही मेथड यूज करो, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये कुछ नीचे एस्पेक्ट दिए गए, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर द इंक्वायरी। इंक्वायरी एरिया कितना बड़ा है वो देखो। पर्पस ऑफ इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी का पर्पस क्या है वो देख लो। द मॉनेटरी प्रोविजंस, पैसे वैसे तो देखने पड़ेंगे ना। टाइम फ्रेम, कितना टाइम है, आप फालतू लोग हो क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स,
कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आपको जो बंदे मिलेंगे जो आपके अंडर काम में करेंगे वो कितने एक्सपर्ट है वो देखो। एंड फाइनल वन इज द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। डन कि भी आपको कितना एक्यूरेट डेटा चाहिए, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, उन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है। आई होप कि पूरा का पूरा प्राइमरी मेथड जो प्राइमरी डेटा का जो था वो आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा बड़ा पॉइंट था, अच्छे से सीख लेना, एक बार पुराने वीडियोस भी देख लेना इसके लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी डेटा। देखो सेकेंडरी डेटा तो पहले हमने समझ लिया क्या होता है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा मतलब जो हम पहले ही कलेक्ट नहीं करते, पहले ही कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको हम रीयूज करते हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ये तो बार बार हमने बताया है। कुछ उसके सोर्सेस है, यहाँ पे सोर्सेस ही डायरेक्टली दे के रखे। तो मेन सोर्सेज तो कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, ये वगैरह वगैरह होता है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं आता है, पर फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। देखो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की बात करें तो सेंसस की बात करें तो वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी उसको कलेक्ट कर सकते हो। वैसे अलग अलग दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, फिर CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ICAR मतलब आप बोल सकते हो ICS कहाँ गया मिला नहीं मुझे, ये रहा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद ICAR का मुझे मिल गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सारी चीज़ें हो सकती है, उसमें से डेटा यूज कर सकते हो। फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, बाकी सारी चीज़ें तो चलेगी, 1 मार्क्स MCQ में पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेमी गवर्नमेंट। अब देखो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बात करें तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो वो सेमी गवर्नमेंट होती है, वो भी आप ले सकते हो। वैसे कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें जैसे कि PGVCL है, टोरेंट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो भी आप काउंट कर सकते हो, उसके जो डेटा है वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद थर्ड थिंग है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन है वो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, फुल फॉर्म याद रखना। या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशन का एग्जांपल दो, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, फुल फॉर्म याद रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF मोस्ट टाइम पे, ये तो बहुत अच्छे से याद रख लेना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके रिपोर्ट्स, जैसे कि देखो हमें बार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई कोविड के इतने केसेस हो गए, पूरे वर्ल्ड में इतने हो गए, ऐसे कैसे पता चला भाई, इसका रिसर्च होता रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी। क्या हमारे हॉस्पिटल में गए पूछने कितने केसेस है, क्या पता 1 हफ्ते के बाद हम भी उसके पेशेंट हो जाए, समझ में आया। आशा रखते कोई ना हो बट ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो रिपोर्ट की बात करें तो PRL मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ATIRA है, वो भी है, वो भी आप देख सकते हो, मतलब वो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बोला है, मतलब आप जिला पंचायत बोल सकते हो, ग्राम पंचायत बोल सकते हो, म्यूनसिपैलिटी बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें बोल सकते हो। उसके बाद भी है अभी हमारे पास 6 नंबर है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कोई राइटर है या तो फिर बिजनेस की कोई कंपनी की बात कर लेते हैं, वो अगर कोई चीज़ देती है जैसे कि रिलायंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन देगी तो वो हमें कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, उन लोगों ने पहले रिसर्च कर लिया है, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर तो आपको पता है हर रोज़ आपके घर पे आता होगा, वो है। फिर पीरियडिकल्स की बात करें तो वो हर हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने पे आता रहता है, जैसे कि टाइम मैगजीन है, ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी आप बोल सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेस हो गए। फिर सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेज भी हो सकते हैं। वो अनपब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ कवर हो जाएगा। सपोज मान लो मैं PhD कर रहा हूँ, तो मैं PhD करूँगा तो उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, मैं पूरा रिसर्च करूँगा और मुझे एक बुक लिखनी पड़ेगी उस रिसर्च के रिलेटेड, वो बुक लिख दी। अब ये मैं ज़रूरी थोड़ी ना ये बुक मैं पब्लिश करूँगा, ये बुक का यूज़ तो मैं क्या करूँगा, PhD डिग्री मुझे चाहिए, इसलिए मैं मेरे गाइड को दिखाऊंगा, वो देखेंगे, एग्जाम ले लेंगे, खत्म होने के बाद मुझे डिग्री मिल गई। वो बुक है, मैंने रिसर्च तो किया, सही सही रिसर्च किया है, वो पब्लिश नहीं हुआ है, पर दूसरा बंदा जो है वो उसको यूज कर सकता है, तो उसके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। समझ में आया कुछ, कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझे ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी सेकेंडरी डेटा की बात हो गई कि इतने हमारे क्या है सोर्सेज है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फुल फॉर्म वगैरह वगैरह कभी कभार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत याद रख लेना। नाउ
प्रिकॉशंस, ये थोड़े काम की चीज है, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना, कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी हमें जब भी सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे, क्योंकि इतना तो सिक्योर नहीं है ना। तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे? तो फर्स्ट है, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इट शुड बी वेरीफाइड एज टू हु हैज कलेक्ट द डेटा एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्ट। सबसे पहले किसने ये डेटा कलेक्ट किया? आशीष ने किया, बहुत ट्रस्टफुल है। किसी और ने किया, ज्यादा ट्रस्टफुल नहीं है। तो वो देखो कहां से डेटा कलेक्ट किया, स्कूल में जा जाके, घर में जा जाके, कहां से किया वो भी देखो। ठीक है, आगे का रीड नहीं कर रहा हूं, जो मेन पॉइंट है वही बता रहा हूं, वही हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट, सेकंड, द पर्पस ऑफ द कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, अदरवाइज द डेटा विल बी नो यूज। समझ में आया कुछ? मैं समझाता हूं क्या होता है। सपोज मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है उसका। आप आए मेरे पास, सर आपने रिसर्च किया था वो मुझे दो ना। मेरे पास डेटा कौन सा है, कितने स्टूडेंट्स है। आपको चाहिए कितने बॉयज है, दोनों में फर्क है। जो लड़का है पढ़ रहा होगा, लड़की है पढ़ रही होगी, पर सिर्फ आपको बॉयज के रिलेटेड स्टूडेंट हो या ना हो। समझ में आया? तो थोड़ा अलग हो गया। मैं भी पॉसिबल है कोई लड़का नहीं पढ़ रहा है, या तो मैं भी पॉसिबल है कि जो पढ़ रहा है उसमें डेटा जो आपका अलग अलग करना पड़े बॉयज एंड गर्ल्स का। तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो पर्पस देख लो पहले। थर्ड, द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड, बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। मैं 2010 में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको रीयूज करने के लिए अब 2020 में उसको रीयूज कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात होगी। 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत कुछ हो जाता है। मैं सिंपल एग्जांपल, 2010 में मैंने सर्वे किया और तब मुझे पता चला टोटल स्टूडेंट पूरे अहमदाबाद में 5 लाख है। तो अभी क्या 5 लाख हो गए? पॉपुलेशन कितना स्पीड में बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट कितने स्पीड में बढ़ रहे होंगे? बहुत। ओके, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ डेटा, रीजन फॉर विच द डेटा आर कलेक्टेड एंड द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन डेटा शुड बी असर्टेन। बहुत ही घटिया था। क्या है कि भाई जब आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो तो देख लो कि भाई उस डेटा का स्कोप क्या है, उसको रीयूज करने से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, रीजन देख लो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइड। डायरेक्ट यूज तो कभी मत करो, पहले उसको अच्छे से देख लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद उसको क्या करो, आपकी यूज में जो जो डेटा लेना है उसको ही यूज करो। नेक्स्ट, फाइनल, the method of collections of data should be known so that the investigator become the familiar with the advantages and disadvantages। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको तो मेथड पता होनी चाहिए कि कौन से 3 मेथड बताई ना आगे। वैसे वो मेथड में से सॉरी वो तो प्राइमरी थी, सेकेंडरी में भी आपको देखना है कि आप जब सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस बंदे ने जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था उस बंदे ने उन तीनों मेथड में से कौन से मेथड यूज की थी वो देखो, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि इस मेथड के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, सिंपल क्या करना है, आपको थोड़ा टाइप करके कमेंट में लिख देना है और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। उसका एक पूरा अलग से वीडियो आएगा, सो ये भी आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी। और मैं यही ट्राई करूंगा आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहे, पर कुछ इश्यूज हो जाते कभी कभी, सो कभी वीडियोस नहीं मिल पाता आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप वीडियो देख जरूर लेते हो, कमेंट भी कर लेते हो, अच्छा सब कुछ कर लेते हो, लाइक नहीं करते। लाइक दे दो। अच्छा लगा है तो आपके दूसरे फ्रेंड्स को उसको शेयर करो ताकि उसको भी ये चीज मिले, क्योंकि बहुत हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना ये चीज, तो उसको भी ये बेनिफिट। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।